हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पाठशाला, जहाँ पे आपको मिल रही है एक कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला सीरीज आपके नेट 2020 के एग्जाम के लिए। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में वैसे तो अपने आप में काफ़ी फॉर्मूले होते हैं, पर अगर हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेज को अपने दिमाग में बैठा लें या किसी तरह से याद कर लें तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं कि कैसे हम इन फॉर्मूलेज को याद कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मैग्नेटिज्म। अब सपोज करो कोई भी दो पोल हैं M1 M2 जिनकी पोल स्ट्रेंथ है और हमें निकालना है कि उनके बीच में कितना फोर्स लगता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, F = μ/4π M1 M2 by r²। और r क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अब ये फॉर्मूला आपको किसी के जैसा तो नहीं लग रहा, ये है एकदम कूलम्ब्स लॉ के जैसा फॉर्मूला। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे होते हैं हमारे चार्ज, लेकिन अब इस केस में क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पोल स्ट्रेंथ्स। और एक और चीज़ डिफरेंट है, जहाँ पे या क्या आता है, यहाँ पे ये म्यू आ गया है। और म्यू क्या होता है, हमारा परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, जिसकी वैल्यू होती है μ0 μr। और μ0 क्या होता है, हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और μr होता है हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके रिलेशन में, एयर या वैक्यूम के रिलेशन में। और जब हमने बोल ही दिया है कि μr एयर या वैक्यूम के रिलेशन में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर के लिए उसकी वैल्यू होगी 1। और जब ये वैल्यू 1 हो गई तो हमारे फोर्स के लिए क्या एक्सप्रेशन बन गया, F = μ0/4π M1 M2 by r²। तो ये तो आ गया हमारा फोर्स। अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड बायो-सेवर्ट लॉ। और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो इस पूरे के पूरे कंडक्टर, ये जो अजीब सा दिखने वाला कंडक्टर है ना, जिसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है, मतलब इतना नहीं है, ये आगे तक बहुत है, इनफाइनाइट लेंथ का है, उसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है उसकी वैल्यू होती है dB = K IDL sin θ/r²। अब आप देख रहे होंगे B नहीं है, ये dB है, और ये L नहीं, ये dL है। तो अगर हमें, जैसे हमने जब इसका डेरिवेशन किया होगा तो हमें याद है कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे dB निकालते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमारा जो ये लॉ है वो हमें यही एक्सप्रेशन देता है। और यहाँ पे जो ये k है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं, इसकी वैल्यू होती है μ0/4π। इसको जब सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10⁻⁻⁷, और हम अपने न्यूमेरिकल में इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम सब जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकलती है। और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि ये जो हमारा राइट हैंड है, अगर इसका थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो ये जो हमारी फिंगर हैं ये जिस भी डायरेक्शन में कर्ल करेंगी वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा पूरा कवर हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे क्या है, ये जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसमें तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें कहीं पे एक स्पेशल सा केस मिल जाए, दैट इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ डेफिनेट लेंथ, इनफाइनाइट नहीं, डेफिनेट लेंथ, तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, B = μ0I/4πr sin φ1 and φ2। अब ये sin φ1 और sin φ2 क्या है, ये जो कंडक्टर है जिसकी एक फाइनाइट लेंथ है, इसके जो एंड्स है ना, ये इस पॉइंट पे जो भी एंगल बना रहे होंगे उसको बोलते हैं φ1 और φ2। और ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको ये φ1 और φ2 लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी कभी आपको निकालना भी पड़ सकता है। क्या होगा, आपको हो सकता है r दिया हो, इसकी लेंथ दी हो, आपको ये डिस्टेंस दिया हो, तो आपको sin θ cos θ का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालिए। बेटर है कि साइन का ही यूज़ कर लो, तो सीधा सीधा वैल्यू भी पुट कर सकते हो। और इसकी डायरेक्शन भी क्या, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, क्योंकि है तो कंडक्टर ही ना, डायरेक्शन तो वैसे ही निकलेगी। मैग्नीट्यूड निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। अब देखो, अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर हमें निकालना हो मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, B = μ0/4π M/r²। और M अभी भी यहाँ पे क्या है, हमारी पोल स्ट्रेंथ। अगर उसके बाद हमें निकालना हो फोर्स उस पर कितना लगेगा, तो हमने जैसे ही ये B की वैल्यू निकाली तो F = M × B। M अगेन यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है। और अगर
हमें निकालना हो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। अब देखो मैग्नेट ना हमेशा हमें दो पोल्स में मिलता है, ऐसा नहीं होता कि हमें बस नॉर्थ नॉर्थ मिल जाएगा, नॉर्थ साउथ दोनों होता है। अब अगर हम उन दोनों को अलग अलग कंसिडर करेंगे तो हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं और उससे हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है आगे के निकालने के लिए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड वो पूरा मैग्नेट लगा रहा है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल M इज इक्वल्स टू 2L स्मॉल m। 2L कितना होता है, दोनों पोल्स जो नॉर्थ और साउथ में बता रही हूँ ना उनके बीच का डिस्टेंस, और m स्मॉल m जो होता है वो होता है हमारा पोल स्ट्रेंथ। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ बार मैग्नेट। अब बोल दिया ना मैंने दो पोल्स हैं तो अपने आप से बार मैग्नेट का केस आ गया। तो अब जो बार मैग्नेट होता है उसकी अगर एक्सियल लाइन यानी कि ये उसकी जो एक्सिस है अगर उसके पैरेलल में हम कोई लाइन निकालें, मतलब हम कोई पॉइंट रखें, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, μ0/4π 2m/r² माइनस L² का होल स्क्वायर। और ये r जो होता है ना, ये r, अब आप कहोगे ये तो दो पोल हैं, हम कौन से वाले से इसको मेजर करें, हम किसी से भी नहीं करेंगे, हम ये जो दोनों का सेंटर है ना वहाँ से लेके और जो पॉइंट है उसके बीच में जितना डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा r। और L तो हमने देख ही लिया कि ये जो दोनों पोल्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 12 होता है, तो उससे हम L निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन एक्सियल लाइन। और शॉर्ट मैग्नेट का मतलब कुछ नहीं है कि अगर ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा दूर है एज कंपैरिजन टू L, तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, μ0/4π 2m/r³। m क्या है हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट। अब अगर ये पॉइंट एक्सिस पे ना होके उसके इक्वेटोरियल मतलब यानी कि उसके परपेंडिकुलर हो जाता है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उस केस में होगा μ0/4π कैपिटल M/r² प्लस L² की पावर 3/2। r और L अभी भी वही रहेंगे, r हो जाएगी हमारी पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और L जो 2L है वो दोनों पूरा जो हमारा मैग्नेट है उसकी लेंथ हो जाती है। तो और अब इसमें भी स्पेशल केस लगा सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट मैग्नेट है, शॉर्ट मैग्नेट का क्या मतलब है कि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ऊपर है इन कंपैरिजन टू दिस होल डिस्टेंस, तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, μ0/4π m/r³। ये कुछ नहीं है, ये बस क्या होता है ना कि अगर r बहुत ज़्यादा है L के कंपैरिजन में तो हम इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमारा ये आंसर आ जाता है। तो एक तरह से ये मान लो कि अगर हम इन टर्म्स को भी याद कर लें तो भी हमारा कहीं ना कहीं काम चल सकता है, क्योंकि ये जनरली न्यूमेरिकल्स में इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल हम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दें तो वो मूव करने लगता है एक सर्कुलर पाथ में, उस पर फोर्स लगता है, उसको हम एक्सेलरेट, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है तो सर्कल है, रेडियस तो होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, mv/qb। और इसका एक और फॉर्मूला होता है √2me। E क्या होता है हमारा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किससे आया हमारा, इस Q चार्ज से। और B कितना है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने उस चार्ज को छोड़ा था, ये वो है। अब फोर्स की क्या वैल्यू थी, कितना फोर्स लगेगा उस चार्ज पे, फोर्स लगेगा F = QV×B। वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी किसी ना किसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो उस केस में ये कितना हो जाता है, V×B। तो अगर हमारे पास दोनों वेक्टर गिवन है तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और हमारा फोर्स आ जाएगा। अब अगर किसी चार्ज को हमने किसी पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट किया, चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो लगाना पड़ेगा, वरना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता रहेगा। अब देखो उसकी केस में उस वेलोसिटी की कितनी वैल्यू होती है, √2qv/m। ये V हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, Q चार्ज, और M हो गया हमारा मास ऑफ द चार्ज। और उस केस में हमारी R की वैल्यू जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/v √2mv/q। वही सेम, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज़ द चार्ज, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। और उस केस में हमारा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, T = 2πm/b। और मास वही, M = मास, Q हमारा चार्ज है, B है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए हमारा ये चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी ओवर हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, रिलेशन बिटवीन B एंड H। B क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और H क्या होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों के बीच में कितना रिलेशन होता है, B = μ0H। सिंपल।
अब नई चीज़ क्या आती है, ये आता है हमारा टेंजेंट लॉ। और टेंजेंट लॉ वैसे कुछ नया नहीं है। देखो सबसे पहले मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ाया जाता है कि अगर आप किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो मूव कर जाता है, वो उसको उससे अलाइन करने की कोशिश करता है। बस वही सेम चीज़ है कि अगर आपने कोई भी मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो कितना मूव करेगा। वैसे भी तो जनरल में देखते हो ना, तो ये बस वही लॉ है। और जनरली ये जो थीटा है ना, ये निकालने के काम आता है। एक्चुअली में बी जो है ये तो हमारा, हमें पता ही है कि हमें पास जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है ये वो है। बी एच जो होता है वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमें ये पता लगाना हो कि जो हमारी मैग्नेट जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बी था, वो कितने एंगल से मूव करेगी, उसके लिए हम इस टेंजेंट लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे फॉर्मूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और अगर आपको और भी कंटेंट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ नीट फॉर यू। तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़, अमेजिंग कंटेंट इस पर आपको मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।